टॉपिक इज अबाउट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखो मैंने बताया किसी भी व्यक्ति के सामने कोई ऑफेंस कमिट हुआ, एनी ऑफेंस इज कमिटेड बिफोर एनी पर्सन, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड इज टू कॉल पुलिस, इज टू गो पुलिस स्टेशन एंड लॉज एन FIR और कंप्लेंट। आपको नहीं पता है FIR, शिकायत तो आप कहाँ करोगे? पुलिस के समक्ष ही करोगे। तो द पुलिस गेट दिस इंफॉर्मेशन और वो फिर पता लगाएंगे whether this information relates to cognizable offense or it does not relate to commission of cognizable offense. If they find out that yes, the information which is provided by the informant relates to the commission of cognizable offense, it discloses the commission of cognizable offense. जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे पता लग रहा है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर वो FIR को रजिस्टर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के अंदर करेंगे जिनके बारे में हम अपकमिंग प्रोविजंस में पढ़ेंगे। देन दे विल प्रिपेयर अ पुलिस रिपोर्ट एंड सबमिट इट बिफोर द मैजिस्ट्रेट हु विल टेक कॉग्निजेंस अपॉन द पुलिस रिपोर्ट विच इज सबमिटेड बिफोर हिम, और उसके बाद वो प्रोसेस इशू करके चार्ज फ्रेम करेंगे और ट्रायल होगा हमारा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ criminal justice system which is generally followed in the cases of cognizable offenses. जनरल प्रोसेस देखो यही है ट्रायल तक जाने का। So the first step is the registration of FIR, which is provided in section 173. Earlier it used to be 154. Now it is 173. चैप्टर है हमारा 13। चैप्टर भी पहले ये 12 हुआ करता था, अभी ये चैप्टर हो गया आपका 13। चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है उसके बारे में चैप्टर डील करता है और वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके क्या पावर्स होंगे, इन सब के बारे में जो है हमें जानना है। अगर मैं बात करूं शब्द जो हम बार बार यूज कर रहे हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अ फ्रेज इट माइट बी, द वर्ड पर से इज नॉट डिफाइंड और नॉट डिस्क्राइब्ड और नॉट मेंशन्ड इन भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और CRPC में भी ऐसा कोई शब्द जो है वो मेंशन्ड नहीं था, डिस्क्राइब्ड नहीं था। But it is general concept that the information which is received by the police and if it discloses the commission of cognizable offense, FIR is registered, उसको FIR के तौर पे रजिस्टर करा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। और बड़ा आसान है समझना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, पहली जानकारी जो पुलिस को मिलती है कि अपराध हुआ। Are you getting my point? तो FIR का जो बेसिक पर्पस है वो पर्पस यही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में लाना, स्टार्ट करना, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, यहीं से सारी चीजें जो है वो आगे के लिए स्टार्ट होंगी। तो द बेसिक पर्पस ऑफ FIR इज दिस, टू सेट द जस्टिस सिस्टम इनटू द मोशन। भाई इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी, कॉग्निजेंस होगा, प्रोसेस इशू होगा, चार्ज फ्रेम होगा, ट्रायल होगा, वहां तक सारी चीजें जाएंगी, लेकिन पहला स्टेप जो है वो निकल करके आता है हमारा कि FIR जो है वो हो जाए। तो अभी तक आपको कुछ चीजें जो है समझ में आ रही होंगी FIR शब्द से ही, FIR शब्द से ही कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। द वन थिंग इज दैट इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और जो बात मैंने बार बार आपको बोली वो ये बोली कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए। कौन से कॉग्निजेबल है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल है, ये मैं आपको शुरुआती लेक्चर्स में बता चुका हूं। आई हैव टेकन यू टू द
first schedule where the categorization of offenses are there कि भाई कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, पनिशमेंट क्या है, विच कोर्ट शुड ट्राई इट, ये सारी बातें जो है वहां पर। और कॉग्निजेबल ऑफेंस की हम डेफिनेशन भी जान चुके हैं, दैट एन ऑफेंस विच इज known as cognizable and where police has power to arrest without a warrant, बिना वारंट के जो है पुलिस अरेस्ट करती है। यहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, दे कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट। एफआईआर रजिस्टर करी और इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट कर दी। तो एफआईआर के बारे में हमें दो बातें बिल्कुल पता लग पा रही हैं, एक तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है और दूसरा ये फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, इट मस्ट बी फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पहले तो आप ये बातें लिखिए, व्हाट इज एफआईआर? इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन about cognizable, about commission of cognizable offense, about commission of cognizable offense. First information about cognizable, commission of cognizable. That is an FIR must satisfy twin test. एक FIR को दो टेस्ट सेटिस्फाई करने, that is an FIR has to satisfy या must satisfy twin test. First, it should be about cognizable offense. It should be about cognizable offense. उसको cognizable offense के बारे में होना। Second, it should be first in point of time. तो पहली जानकारी जो निकल करके आती है, फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ। नाउ राइट दैट थिंग डाउन, जो मैंने आपको बताया था, द पर्पस ऑफ, लिख लेना, द बेसिक पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ एफआईआर, द बेसिक पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ एफआईआर is to set the criminal law into the motion. And not to state all the minute details. Very important it is, मैं अभी इस पे चर्चा करूंगा आपको। And not to state all the minute details. Not to state all the minute details. देखो, जो एफआईआर है उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाया जाए। भाई एफआईआर होगी, उसी के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, उसी के बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार होगी। अब एफआईआर ही ना हो पाए तो कोई इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, आगे का प्रोसीजर कैसे होगा? इसीलिए एफआईआर का ऑब्जेक्ट ये है, ये नहीं कि एफआईआर आप जब लिखा रहे हैं तो उसमें सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर एक माइन्यूट डिटेल, वो नॉर्थ के डायरेक्शन से आ रहा था, उसने 10 कदम चले, फिर गोली चलाई, गोली इस बंदूक इस कलर की थी, उसमें से 0.99 mm की गोली निकली, ये बातें आपको नहीं। ऑल द एफआईआर इज नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया नहीं होना है एफआईआर को कि ऑफेंस के बारे में सारी जान। भाई एफआईआर हो गई है, अब इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में हर एक एस्पेक्ट को क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, नए फैक्ट्स की डिस्कवरी करी जाएगी।
एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा, फिर पुलिस रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसमें सारी जानकारी आ जाएगी। यहां तो आपको सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन अगर आप दे देंगे तब भी ठीक है, ये पता लग जाना चाहिए उस इंफॉर्मेशन से कि हां एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ। आ रही है बात समझ? नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन लॉज FIR, हु कैन बी एन इंफॉर्मेंट। भाई बोला नहीं क्या, कोई इंफॉर्मेशन देगा तो इंफॉर्मेशन जो देगा उसको इंफॉर्मेंट बोल रहे हैं। हु कैन लॉज FIR, भाई ऑफेंस मेरे अगेंस्ट हुआ तो मैं FIR कर सकता हूं। तो क्या केवल मैं ही FIR रजिस्टर कर सकता हूं? द आंसर इज नो। एनी पर्सन हु हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी भी व्यक्ति जिसके पास में ऐसी जानकारी है जिससे यह पता लगता है, विच डिस्क्लोजेस दिस दैट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कैन अप्रोच द पुलिस स्टेशन, और फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ये ड्यूटी है दैट ही रजिस्टर्स द FIR, कि वो FIR को ले। आ रही है बात समझ? इस बात को भी आप लिख लीजिए। द इंफॉर्मेशन मे बी गिवन बाय एनी पर्सन, द इंफॉर्मेशन मे बी गिवन बाय एनी पर्सन who is aware of the commission, who is aware of the commission of the commission of cognizable offense, cognizable। अब एक प्रश्न आता है कि क्या अक्यूज जो है वो भी इंफॉर्मेंट हो सकता है, वो भी एक FIR दर्ज करा सकता है? द आंसर इज यस। FIR कभी कभी कन्फेशन का भी फॉर्म लेती है। FIR कभी कभी किसका फॉर्म लेती है? कन्फेशन का भी फॉर्म ले लेती है। हालांकि वो कन्फेशन के तौर पे रेलेवेंट नहीं होगी, इट विल बी रेलेवेंट अंडर सम अदर सेक्शंस, बट इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कन्फेशन ऑल्सो। अक्यूज ने मारा और खुद गया पुलिस स्टेशन, बोला साहब मैंने तो उस व्यक्ति को मार डाला है, और ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है, बोलता है मैं आपको अपने आप को हवाले करता, तो वो उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे और उसको ही FIR के तौर पे ट्रीट करेंगे, उसको ही FIR के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो अक्यूज्ड भी जो है वो भी इंफॉर्मेंट हो सकता है। पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी तो नहीं, बट कन्फेशन जब हम पढ़ेंगे, यहां पर नहीं, साक्ष्य अधिनियम, माय डियर दरोगा जी, लेटर लिखता है वो पूरा। आफ्टर किलिंग हिज वाइफ ही राइट्स अ लेटर टू दरोगा जी, और वो लेटर को वहीं छोड़ के चला बॉडी के पास। बिल्कुल ऐसे ही लिखता है, माय डियर दरोगा जी, आई हैव कमिटेड दिस, मुझे माफ कर दिया जाए और मैं जा रहा हूं। दिस कैन बी ट्रीटेड एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। अरे बात समझ में? अक्यूज्ड लिख लेना, अक्यूज्ड कैन ऑल्सो बी एन इंफॉर्मेंट, accused can also be an informant। accused जो है वो भी इंफॉर्मेंट होता है। अच्छा, ये जानकारी कैसे देगा? तो भाई कैसे जानकारी देते हो आप मुंह से बताओगे या लिख करके ले जाओगे? हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन? द इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन ओरली और इन रिटन फॉर्म, और एक तीसरा भी नया ऐड कर दिया गया है, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो लिख लेना, इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन फर्स्ट ओरल, सेकेंड लिख लेना रिटन, और थर्ड लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन
इतनी बातें आप सभी को समझ इतनी बातें आप सभी को समझ में आई हैं? भाई कोई भी जानकारी जिससे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का पता लग रहा है, क्या हो जाएगा? वो एफआईआर हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है एफआईआर के तौर पर रजिस्टर। हम पहुंचते हैं 173 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट यू राइट अ स्मॉल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए। one person goes to police station and says, one person goes to police station and says, one person goes to police station and says, my wife has been missing. My wife has been missing since yesterday's night. Since yesterday's night, and she was wearing huge ornament. Huge ornament. Ornament, गहने. Ornament. Full stop. Is this information an FIR? Is this information is an FIR? क्या ये जानकारी FIR हो सकती है? सोचिए थोड़ा सा, जो आपने अभी पढ़ा, समझा, जाना, लिखा, तो एक बार देखिए और आपका आंसर डिसाइड करिए क्या आंसर होना चाहिए। आई विल आस्क यू इन अ मिनट। का समय करके आपसे पूछ, क्वेश्चन तो समझ में आया? एक व्यक्ति है, पुलिस स्टेशन जाता है, बोलता है मेरी वाइफ कल रात से गायब है, जैसे, और उसने बहुत सारे गहने पहन रखे। ये जानकारी पुलिस को, क्या ये एफआईआर हो सकती? यस, रीजन बताइए, और अगर नहीं तो रीजन बताइए। सॉरी। चलिए बताइए, मंतशा आप बताइए। हाँ, ओके। अनीश, अनीश, हाँ बताएं, कॉग्निजेबल अपराध हुआ या नहीं हुआ? हाँ, वासु। Yes, it can be. It gives inference as to commission of abduction or kidnap. देखो, इन्फरेंस नहीं, बात समझना मेरी जरा। इन्फरेंस अनुमान नहीं, द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन
उससे हमें पता लगाना है whether this information discloses commission of cognizable offense or not। क्या वो इंफॉर्मेशन से, अब भाई वो मिस हुई है, ऑर्नामेंट पहनी थी, इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई जानकारी नहीं लग रही है, इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई भी जानकारी नहीं लग रही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो यहां पर एफआईआर होगी क्या? नहीं। आंसर लिख लीजिए, ठीक है। इट इज नॉट एन एफआईआर बिकॉज देयर इज no cognizable offense which has been committed as per the information, जो information, ठीक है। डाउट कोई बताओ जरा, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? जो मैंने आपको आंसर बताया, भाई देखो वो मिस हुई, डज इट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस? He was wearing an ornaments, क्या इससे कोई अपराध होता है? भाई ऑर्नामेंट्स पहनते हैं सब लोग। मिस हो जाने से, खो जाने से कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। हाँ, उसने बताया होता कि किसी ने उसको उठा लिया, किसी ने मुझे रैंसम के लिए कॉल किया कि इतने पैसे नहीं दोगे तो इसको मार दूंगा। दिस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक्सटॉर्शन हो रहा है, इंटिमिडेशन है, अबडक्शन है। आ रही है बात समझ? इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 173 को। वहां से हमें पता लगेगा कि एफआईआर को कैसे लिखा जाना है, हाउ द एफआईआर हैज टू बी written, that you will know। चलिए जरा देखते हैं, ओपन कर लीजिए आपका सेक्शन 170, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको अभी छोड़ दीजिए, मे बी गिवन कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, बीच वाले को आप छोड़ दीजिए, अभी उसको मत पढ़िए। मे बी गिवन ओरली, देखो जरा कैसे दे सकते हैं आप, ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस। रिटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न को आप ओरली ही मानते हैं और उसको दोबारा से रीराइट करते हैं, ठीक है। अब जब ओरली दी गई है तो फिर क्या करोगे? ऑफिसर किसको देना है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देना है। एंड इफ गिवन ओरली दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दी जाएगी, तो क्या क्या करना है वो देखिए। इफ गिवन ओरली इट शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग, राइटिंग में लेंगे। बाय हिम मतलब ऑफिसर इंचार्ज खुद उसको राइटिंग में लेगा या डायरेक्शन देगा, और फिर जिसको भी डायरेक्शन दिया गया होगा वो व्यक्ति उसको क्या करेगा? राइटिंग में लेगा। एंड बी रेड ओवर टू इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेंट को रेड ओवर मतलब उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा इंफॉर्मेंट। क्या भाई जो आपने बोला था वही लिखा है ना मैंने, रेड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग, चाहे वो राइटिंग में दी गई या राइटिंग में उसको लिया गया, उसको साइन करवाया जाएगा किससे? जिस व्यक्ति ने भी उसको दिया है। तो इट विल बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दी गई है तो फिर क्या करेंगे? जब भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दी जाएगी तो उसको आप रिकॉर्ड में ले लेंगे और उसको साइन करवाएंगे 3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि साइन कराना बड़ा जरूरी है, बाय द पर्सन गिविंग इट। जिस दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से मिलता है, ईमेल से मिल गया, फोन से मिल गया, फोन आया आपके पास में और इंफॉर्मेशन दे दी, आप उसको रिकॉर्ड में ले लीजिए और उसको 3 दिन के अंदर साइन करवा लीजिए, या वो व्यक्ति खुद पुलिस स्टेशन आएगा और साइन करके चला जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर, तो एफआईआर हो जाए। ये बात नई जोड़ी गई, कौन सी? तो क्लॉज 2 में बात लिखी हुई है यहां पे, दैट इज अ न्यू थिंग। पहले ऐसा नहीं था, अभी ये नया चीज जोड़ा है। इतनी बात समझ में आई? तो भाई जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, आपने ओरली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दिया, रिटर्न भी दे सकते हैं, रिटर्न देंगे तो भाई वैसा का वैसा ही उसको ले लिया जाएगा और उसको राइटिंग में रिड्यूस अलग से फिर से किया जाएगा और आपके उस पर साइन करा जाएंगे। आपने ओरली सबमिट किया तो उसको रिटर्न में रिड्यूस करा जाएगा और उस पर आपके साइन कराए जाएंगे।
आपको पढ़ के सुनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किया, उसको रिकॉर्ड पे ले लेंगे और 3 दिन के अंदर अगर साइन हो जाते हैं तो भाई एफआईआर फिर आपकी हो जाएगी। ने भी इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेंट के 3 दिन के अंदर साइन चाहिए। इंफॉर्मेंट कौन हो सकता है, दैट वी हैव डिस्कस। इतना ही नहीं, इसके अलावा क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस दिया गया है उसको आप एक बुक में भी लिखेंगे। entered into a book, in a book kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf, may by rule prescribe in this behalf. Is this clear or not? उसको एक बुक में भी एंटर करेंगे। Now there are special provisions which relates to ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन। अगर विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं तो वहां पर कुछ स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है कि ऐसे केसेस में आप ऐसे डील करें। वो जो है प्रोवाइजोज नीचे दिए गए हैं। 2 प्रोवाइजो हैं, एक प्रोवाइजो में एक ही बात है, एक प्रोवाइजो में 3 बातें और करी गई हैं विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस के, सारे विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस। देखो जरा क्या लिखा गया है। प्रोवाइडेड दैट इफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय अ वुमेन, किसके द्वारा दी जा रही है इंफॉर्मेशन, विमेन के द्वारा दी जा रही है। इन्फॉर्मेंट कौन है, विमेन है। और जो ऑफेंस है, ऑफेंस है वो कौन से, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। 124 जो आपका रिलेट करता है वो आपका रिलेट करता है एसिड अटैक वगैरह, बाकी सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस। इन ऑफेंसेस से रिलेटेड अगर कोई जानकारी दी जाती है और जो इन्फॉर्मेंट है वो विमेन है, तो ऐसे केसेस में आप जो इंफॉर्मेशन है वो किससे रिकॉर्ड करवाएंगे, एक वुमेन पुलिस ऑफिसर। और अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई भी वुमेन ऑफिसर जो हो अवेलेबल, वो रिकॉर्ड करेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ द ऑफेंस रिलेट्स टू एनी ऑफ द प्रोविजंस जिनको बताया गया है ऊपर, उनसे रिलेट करेगा, तो जो इंफॉर्मेशन है वो कौन रिकॉर्ड करेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी या वुमेन ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। साथ ही साथ अगर जो ऑफेंस कमिट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा जरा, जो ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस के कमिट होने की वजह से जो विक्टिम है, सी इज टेम्परली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, या तो टेम्पररी या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो गई है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन कहां रिकॉर्ड करी जाएगी, उसके रेसिडेंस पे। कहां रिकॉर्ड करी जाएगी, उसके रेसिडेंस पे, विक्टिम के रेसिडेंस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। या फिर अगर वो व्यक्ति कोई और दूसरा प्लेस बताती है, एट अ कन्वीनियंट प्लेस, तो उस प्लेस पर। और साथ ही साथ आप उस समय किसी इंटरप्रेटर को या स्पेशल एजुकेटर को जो है साथ में रखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ, उनकी उपस्थिति में ही रिकॉर्ड की जाएगी। किसकी उपस्थिति में रिकॉर्ड करेंगे, इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेट कर सके, उसकी बातों को आपको समझा सके, या फिर स्पेशल एजुकेटर, उसके प्रेजेंस में द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड एट द रेसिडेंस or at a convenient place of that person, in the cases where the victim is temporarily or permanently disabled. disability physical भी हो सकती है, mental disability भी। Are you getting my point or not? बहुत आसान। और जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करी जाएगी, वीडियोग्राफ्ट करी। जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको वीडियोग्राफ करेंगे। और जब भी पुलिस को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी विच रिलेट्स टू कमीशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, आप तुरंत के तुरंत बिना किसी डिले के, आपने इंफॉर्मेशन तो ले ही ली, साथ में आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे उसका, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे उसका, किससे, मैजिस्ट्रेट से। ठीक है, ये पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट, तुरंत को रिकॉर्ड कराएंगे स्टेटमेंट।
ठीक है। और ये पावर जो है वो दी गई है आपकी सेक्शन 183 का सबसेक्शन 6 और ए पढ़ेंगे तो वहां पे बोला गया है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करेगा। 183 बेसिकली डील करता है कन्फेशन और स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। माइंड इट, अभी ट्रायल वगैरह शुरू नहीं हुआ है, इंक्वायरी शुरू नहीं हुई है, इट इज एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली, एवरीथिंग इज एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यहां पर भी जो स्टेटमेंट वो अभी देगी उसकी वैल्यू अच्छी हो, वो एडमिसिबल हो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, इसके लिए जरूरी है कि वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा गया हो। क्योंकि अभी एफआईआर पर तो हम आएंगे और जानेंगे कि एफआईआर जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, ठोस सबूत नहीं है। जब हम एविडेंसरी वैल्यू पढ़ेंगे एफआईआर की, इसलिए हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन तो हो गई है, इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर कर ली गई। एफआईआर तो जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट होगी जब एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन उसके स्टेटमेंट की, उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन की और जो स्टेटमेंट के फॉर्म में अब आएगी उसकी वैल्यू रहे, इसलिए हम उसको मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करा लेते। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? इज दिस क्लियर? मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करा। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको सेक्सुअल ऑफेंसेस में कि भाई वुमेन ऑफिसर से, वुमेन पुलिस ऑफिसर से या वुमेन ऑफिसर से रिकॉर्ड कराओ। अगर वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, चाहे वो टेम्परेरीली हो चाहे वो परमानेंटली हो, तो उसके रेसिडेंस पे रिकॉर्ड कराना है या कन्वीनियंट प्लेस पे रिकॉर्ड कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एडवोकेट। ऐसी इंफॉर्मेशन को जब रिकॉर्ड करा जा रहा है तो उसको आपको वीडियोग्राफ भी करना है और तुरंत के तुरंत स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराना है फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एज पर सेक्शन 183 सबसेक्शन 6। मेरे समझ से ये बातें सारी आपको समझ में। हाउ द इंफॉर्मेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड, कैसे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। इन एवरी केस सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड आती है, ओरली आती है तो उसको रिड्यूस करना है राइटिंग में। अगर रिटन में या राइटिंग में दी गई है, जैसे भी करा गया, या उसको रिड्यूस करा गया राइटिंग में, आप उसको साइन कराइए, उसको पढ़ के सुनाइए। ये किसको करना है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ये ड्यूटी है कि वो रिकॉर्ड करे या वो डायरेक्शन दे रिकॉर्ड करने का। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आई, उसको रिकॉर्ड पे ले लीजिए और जब उस पर 3 दिन के अंदर साइन हो जाएंगे तो वो फिर भाई एफआईआर के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगी। उसको पढ़ के सुना दीजिए, उस पर साइन भी लेना है, पढ़ के सुनाना है। और वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनमें जो है कैसे एफआईआर को रजिस्टर करना है वो मैंने आपको प्रक्रिया की, इन बातों का ध्यान रखें। इसके बाद सबसेक्शन 2, अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ, तुरंत के तुरंत देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू द इंफॉर्मेंट और द विक्टिम। अगर विक्टिम ने इंफॉर्मेशन दी है तो विक्टिम को, इंफॉर्मेंट ने इंफॉर्मेशन दी है तो इंफॉर्मेंट को, तुरंत के तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो एफआईआर की एक कॉपी उसको देनी है। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? इतनी बातें आपको समझ आई या नहीं? ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, पढ़ के सुनाना है, उसको बुक में भी लिखना है। आपके पास में जो बुक आप केप्ट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने आपको बताया होगा कि साहब आप हर थाने में ऐसी एक किताब रखेंगे एफआईआर बुक, उसके अंदर लिखेंगे कि ये एफआईआर। ठीक है, अब चलिए जरा हम एक एफआईआर को देखते हैं कि एफआईआर दिखती कैसी है। You'll see an FIR that how it looks. ये देखिए एक एफआईआर की कॉपी मैंने आपके लिए यहाँ पर कर रखी है। अभी यहाँ पे लिखा है 154 सीआरपीसी, इसको 173 कर दिया गया है, ये 173 हो गया है। अब ये 154 सीआरपीसी लिखा है, 173 हो गया है क्योंकि अब बीएनएसएस लागू हो गया। देखिए क्या क्या लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट, थाना लिखा है, ईयर लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट एफआईआर का नंबर लिखा है, एफआईआर नंबर, यही क्राइम नंबर भी एफआईआर नंबर भी है 334।
दिस इज द क्राइम नंबर, ईयर जो है वो लिखा ही हुआ है 2020, डेट एंड टाइम भी लिखा हुआ है, ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। देखो जरा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, कंटेंट जो है उसके वो लिखे हुए, ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई। इन्फॉर्मेशन के बाद में मैंने आपको बताया इसको पढ़ के सुनाया जाएगा। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, FIR read over to the complainant और इंफॉर्मेंट, हाँ पढ़ के सुनाया जाना है, एडमिटेड टू बी करेक्ट, ठीक है। एंड कॉपी गिवन टू कंप्लेंट और इंफॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दी, यही देखा हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देनी है सबसेक्शन 2। रेड ओवर करना है, बिल्कुल रिटर्न में तो लिया ही गया है, प्लस सिग्नेचर लिए जाएंगे ऑफ हुम, कंप्लेनेंट और इंफॉर्मेंट। कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट के क्या लेंगे आप, सिग्नेचर लेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताइए जरा। इज दिस एवरीथिंग विच यू हैव रेड इन सेक्शन 173, क्या वो सारी बातें आपको FIR के अंदर दिख रही हैं, दिख रही है ना, बस यही है। अब यहां पर भाई ऑफेंस हमें पता लग गया कि देयर इज कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो हमने सेक्शंस वगैरह लिख दिए हैं कि कौन कौन से सेक्शंस में हमें पता लग रहा है कि अपराध हुआ है, वो हमने लिख दिया। आ रही है बात समझ। तो दिस इज हाउ एन FIR लुक्स लाइक, ठीक है। इस तरीके से हमें FIR जो है वो दिखेगी। नाउ द क्वेश्चन कम्स whether, because many a times it has happened and people face this problem, that whether the police is bound to register the FIR, क्या पुलिस की ड्यूटी है कि वो FIR लिखे? The answer is very affirmative. If the information which is given to the police discloses the commission of cognizable offense, the police is bound to register FIR. उनको FIR जो है रजिस्टर करना ही पड़ेगा। एंड देन द क्वेश्चन कम्स कि मान लीजिए भोपाल के एक पर्टिकुलर थाने में एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि साहब ये अपराध हुआ है, और वो इंफॉर्मेशन से पता लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कमिट हुआ, बस बट पुलिस गेट टू नो दिस दैट दिस ऑफेंस इज नॉट कमिटेड विद इन माई जुरिस्डिक्शन। भाई सब पुलिस का एक लोकल जुरिस्डिक्शन जो है वो डिवाइड है जिस पर वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। उनको पता लगता है भाई ये अपराध यहां तो हुआ नहीं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो अपराध हुआ है इंदौर में, और इन्फॉर्मेंट कहां गया, पुलिस स्टेशन ऑफ भोपाल, एंड द ऑफेंस इज कमिटेड एट इंदौर, और वो देखते हैं कि हमारे पास तो ये पावर ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी आपको FIR जो है रजिस्टर करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट रिफ्यूज इन दैट केस ऑल्सो। पुलिस ऑफिसर तब भी रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं कि ऑफेंस हमारे यहाँ नहीं हुआ है तो हम FIR नहीं लिखेंगे। इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू रजिस्टर FIR, और ऐसी FIR जो लिखी जाएगी उसको 0 FIR बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे हम, 0 FIR। क्यों 0 FIR बोलते हैं, मैं उसको आपको रीजन बताता हूं। अभी हमने एक FIR की कॉपी देखी, you have just seen a copy of FIR। उस FIR में देखिएगा जरा, मैंने आपको बताया FIR नंबर डाला गया है which is 0334, ये FIR नंबर डाला। तो बोला गया अगर आपके पास में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिससे ये पता लगता है, एक इंफॉर्मेशन आपके पास आती है जिससे ये पता लग रहा है कि भाई अपराध तो हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, बट आपके जुरिस्डिक्शन में कमिट नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, FIR रजिस्टर करिए, बस ये FIR नंबर मत दीजिए उसको।
डू नॉट गिव हिम दिस FIR नंबर, इसकी जगह पे आप 0 डाल दीजिए, क्योंकि भाई देखो आपके पास तो क्राइम आ रहे हैं 1 2 3 4 करके, अब ये अगर क्राइम नंबर आपके पास में आ गया, आपको ये इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, आप तुरंत के तुरंत क्या करते हैं, इस FIR को फॉरवर्ड करते हैं उस पुलिस स्टेशन को जिस पुलिस स्टेशन के पास में पावर है उसको इन्वेस्टिगेट करने की, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। आप उस पुलिस स्टेशन को क्या करेंगे, वो FIR फॉरवर्ड करेंगे। इसीलिए आप इसको 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद जब पहुंचेगी तो उसके पास जो भी सीरियल नंबर आ रहा होगा, मान लीजिए वहां पे 15 अपराध ऑलरेडी रजिस्टर हो गए थे, तो वो 16th FIR के तौर पे उसको रजिस्टर, तो उसको 0 FIR क्यों बोल रहे हैं, आपको रीजन समझ में आया, ये FIR नंबर उसमें 000 डाल दिया जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बहुत आसान है, तो बोलेंगे हम 0 FIR। तो पहले ये प्रोविजन था नहीं, ये आया हमारा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनति रमुलु के केस से। किससे आया, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस, बताऊंगा आपके लिए, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनति रामुलु, 1993 का केस है। क्या बोला पुलिस, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, वो लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा आप क्या करेंगे, जो मैंने अब ये प्रोविजंस पढ़ा दिए हैं इसके लिए आप बीच में उतना स्पेस छोड़े रहेंगे और अपने लैंग्वेज में उसको पॉइंट्स में लिख लेंगे, उस सारी बात को, जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की बातें हैं वो पॉइंट्स में लिख लेंगे। ऐसा नहीं करिएगा कि वो नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे आपको नहीं लिखवाऊंगा। जनरली जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस मैंने आपको देखिए कहीं नहीं लिखवाए हैं, इसीलिए नहीं लिखवाए हैं, TPA और कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा अलग है ये। मैंने बताया आपको क्रिमिनल लॉ में ज़्यादातर करके आपको वही लैंग्वेज यूज़ करनी है जो लैंग्वेज बैरेक्ट में यूज़ करी गई है, नॉट पर्स द लैंग्वेज एग्जैक्टली बट द टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट वो यूज़ करनी है। एंड द लैंग्वेज विच इज़ बीइंग यूज्ड हेयर इज वेरी प्लेन इन नेचर, ऐसा कुछ नहीं रहेगा प्रोसीजरल लॉ में। प्रोसीजरल लॉ में आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां पे लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यहां हो जाएगी, वहां मैं बता, वहां मैं लिखवा दूंगा कुछ, है ना। बट यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको वो जगह, या तो आप पॉइंट्स में तभी लिखते जा रहे होंगे जब मैं आपको बोल रहा हूं, है ना, अदरवाइज यू विल राइट, और जो मैं बीच बीच में आपको बोलते जाऊंगा वो आपको लिखते जाऊंगा, जो अलग से डिक्टेट कर रहा हूं। चलिए, Supreme Court held that information regarding cognizable offense must be recorded and then forwarded to police station, recorded and forwarded to police station having jurisdiction, full stop। want of jurisdiction मतलब jurisdiction की कमी, want of jurisdiction का मतलब क्या होता है, jurisdiction, want of jurisdiction is no ground to refuse registration of FIR। Want of jurisdiction is no ground to refuse registration of FIR। तो ये 1993 में जजमेंट आया, क्योंकि देखो हमारा जो लॉ लिखा गया था CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो पहले था 1973 का, वो उसमें तो कंटेंट नहीं था ऐसा कुछ। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट के थ्रू इस बात को बोलना पड़ा। बट नाउ दिस लॉ हैज बीन ड्राफ्टेड इन 2023 विच वाज एनेक्टेड ऑन 25th December 2023 and came into force on 1st of July 2024। इसमें इस बात को बखूबी लिखा गया है, और कैसे लिखा गया है उसको देखिएगा जरा आप, हाउ इट इज रिटन, देखिए जरा। मैंने बोला था आपको एक लाइन आप छोड़, देखिए,
एवरी इंफॉर्मेशन, मैं फिर से पढ़ रहा हूं सब सेक्शन 1, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of area where the offense is committed। मतलब नहीं है कि ऑफेंस कहां कमिट हुआ, चाहे आपके यहां कमिट हुआ हो चाहे कहीं और कमिट हुआ हो, आपको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आपको समझ में आया हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर as stated in the case of state of Andhra Pradesh versus Punati Ramulu has been incorporated in section 173 of BNSS। बात आपको समझ आई या नहीं आई? आ गई? बहुत बढ़िया, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आपने ये लिख लिया होगा। नाउ द क्वेश्चन that we were dealing with at the initial level, जहां से ये सारी बात स्टार्ट हुई थी, जीरो एफआईआर की बात जहां से स्टार्ट हुई थी, उस क्वेश्चन पे मैं फिर से आता हूं। क्या पुलिस बाउंड है इंफॉर्मेशन मिलने पर एफआईआर लिखने के लिए? तो इन वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इट that it is the duty and the police officer in charge of police station is duty bound to register the FIR। चाहे वो आप भजन लाल की बात करें, चाहे वो आप ललिता कुमारी की बात, सारे जजमेंट्स में यही बातें बोली गई। बट द ललिता कुमारी जजमेंट इज अ माइलस्टोन जजमेंट और यू कैन से अ लैंडमार्क जजमेंट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट बनता है। एक तो ये बात बोली गई कि द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड, बट साथ ही साथ द कोर्ट सीन दैट कि जब इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलती है तो पहले वो एक इंक्वायरी करने बैठ जाते हैं। क्या करने बैठ जाते हैं? इंक्वायरी करने बैठ जाते हैं, जिसको वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलते हैं, और फिर उसके बाद में कहीं जाकर के एफआईआर लिखते हैं। तो कोर्ट ने फिर इसी पॉइंट को लेते हुए, इसी एस्पेक्ट को डील करते हुए कि क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है एफआईआर लिखने से पहले या नहीं, इस पॉइंट को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया, इस क्वेश्चन को डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, पहले आप वो समझिए। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एग्जैक्ट नाम है केस का, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2014 का जजमेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की यह थी कि भाई जब भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। आपको एफआईआर रजिस्टर करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ध्यान से समझिएगा जरा इन कॉन्सेप्ट को, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो इन्फॉर्मेशन से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का पता ना लग पा रहा हो। द इंफॉर्मेशन दैट यू रिसीव्ड इज इन अ नेचर दैट you are unable to identify whether there is commission of cognizable offense or not, then in such cases what should you do? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा then in that cases you may conduct a preliminary inquiry। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का? बोला कि इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट ये है कि आप ये फाइंड आउट कर सकें कि क्या उस इंफॉर्मेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने का पता लग रहा है या नहीं। स्कोप केवल इतना ही है। इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का स्कोप कितना है? केवल ये पता लगाना कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो इन्फॉर्मेशन से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने का पता लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में 1 मिनट का समय दिया था ये पता लगाने के लिए कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं। आई बात आपको समझ या नहीं आई? ये ललिता कुमारी जजमेंट का जो है वर्डिक्ट है, और उन्होंने टाइम भी डिसाइड करा कि 7 दिन का समय होता है, आपको 7 दिन के अंदर अंदर पता लगाना है और फिर आपको एफआईआर जो है रजिस्टर करना है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आप केस का नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट केस इट इज ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 2 SCC 1। पहले लिख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी। पॉइंट्स में लिखते जाइएगा बात को, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मतलब जल्दी से चीज़ें हो जाएंगी, क्या क्या हेल्ड करा। The registration of FIR is mandatory if the information received discloses, if the information received discloses commission of a cognizable offense, commission of a cognizable offense, and no preliminary inquiry is required और परमिसिबल, ऐसा लिखना, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिसिबल, बेहतर, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज, सेकेंड पॉइंट लिखना, बस 2 ही पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना। बट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी may be conducted, preliminary inquiry may be conducted to ascertain whether cognizable offense is disclosed by information or not. Cognizable offense is disclosed by information or not. Disclosed by information or not. तो क्या आप वेरासिटी को चेक करने लगेंगे, सत्यता की जानकारी करने लगेंगे कि जो जानकारी आपको दी गई, इंफॉर्मेशन दी गई, वो सही है या नहीं? नहीं, आपको सत्यता पर नहीं जाना है। यू डू नॉट चेक द वेरासिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, यू ओनली चेक whether the information given discloses commission of cognizable offense or not. That is all the scope that you have under this preliminary inquiry, और कुछ नहीं इससे आगे, है ना? लिख लीजिए, it is not to test the veracity of the information received, it is not to test the, it is not to test the veracity of the information. अब देखिए, आप अगर आपके पास आया कोई व्यक्ति और उसने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेंट आया आपके पास में, इंफॉर्मेशन दी, आपको लग रहा है कि इस फैक्ट से हमें पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, देन व्हाट यू विल डू, you will start a preliminary inquiry that is held by the apex court in this Lalita Kumari judgment. But before starting this, you must mention in the general diary, जो जनरल डायरी है पुलिस की, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन देने आए, इन्फॉर्मेशन की जानकारी भी देनी पड़ेगी आपको। रजिस्ट्रेशन जरूर नहीं कराया आपने FIR का, बट यू विल राइट डाउन कि भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई और इसके बेसिस पर हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं, और साथ ही साथ रीजन भी बताना पड़ेगा जनरल डायरी के अंदर व्हाई यू आर गोइंग फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को 7 दिन के अंदर कंडक्ट करना पड़ेगा। और जब आपने कंडक्ट कर लिया और इंक्वायरी के बाद में आपको यह पता लगा कि यस द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोजिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या करेंगे आप?
ऑब्वियसली आप FIR रजिस्टर। लेकिन जहां पर आपको यह पता लगता है नहीं, इस इंफॉर्मेशन से तो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का पता नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में आप फिर से जनरल डायरी में ये एंट्री करेंगे, जनरल डायरी में ये एंट्री करेंगे कि ऐसी इंफॉर्मेशन से नहीं पता लग रहा है, और इसकी तुरंत जानकारी किसको देंगे? इन्फॉर्मेंट को देंगे। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। फिर दिस क्लियर? लिख लीजिए इस बात को। द मेंशनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, द मेंशनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए। द मेंशनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड रीजंस फॉर इट, for it must be recorded or must be entered, लिखना recorded नहीं, entered, must be entered in the general diary, general diary, and it must be, and it should be, ऐसा लिखना। क्या इट का मतलब क्या है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ऐसा लिखना। एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी should be completed, should be completed within 7 days, within 7 days, 7 दिन के अंदर आपको ये प्रिलिमिनरी। बात समझ आई या नहीं आई? 7 दिन के अंदर आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी। उसके आगे भी एक पॉइंट चलो लिख ही लो ना, एक और पॉइंट बना लो, जो मैंने आपको हालांकि बता दिया है, आसानी से ध्यान रहेगा, फिर भी लिख लीजिए। इफ इंक्वायरी डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस, इफ इंक्वायरी डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस, FIR will be registered, FIR will be registered, and if it does not, and if it does not, then it will result in closure of complaint, then it will result in closure of complaint, and it will result in closure of complaint, and an entry will be made to that effect, and an entry will be made to that effect will be made to that effect. Full stop. A copy of entry shall be supplied to the informant within 7 days, within 7 क्या बात समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आई आपको? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? बहुत अच्छा है आप सभी को। अगर समझ में आ गया है तब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रोविजन की तरफ, विच इज सबसेक्शन 3। डायरेक्ट नहीं, चलिएगा अब देखते हैं हम सबसेक्शन 3 में क्या बात है। चलिए, विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175 प्रोविजंस को हमें ध्यान
on receipt of information relating to commission of any cognizable offense. आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, क्या करना होता है आपको बताइए? कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, एफआईआर रजिस्टर करनी। कौन सा ऑफेंस है वो देखिए जरा। विच इज मेड पनिशेबल विथ फॉर 3 years और मोर, जिनकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा है, बट लेस देन 7 years। सजा कितने से ज्यादा है? 3 साल या उससे ज्यादा है, लेकिन 7 साल से कम है। कितने से ज्यादा है? 3 साल या उससे ज्यादा है, 7 साल से कम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, की जानकारी आपके पास में आई। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे विथ प्रायर परमिशन, पहले परमिशन लेगा, ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो इन द रैंक ऑफ डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, से क्या लेगा? परमिशन लेगा, उसके ऊपर के किसी ऑफिसर से परमिशन लेगा। कंसीडरिंग द ग्रेविटी एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस, फर्स्ट प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। एक तरीका यह है कि वो इंक्वायरी करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, टू असर्टेन, ये पता लगाने के लिए, वेदर देयर एग्जिस्ट प्राइमा फेसी केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 दिन के अंदर अंदर वो ये पता लगाएगा, परमिशन मिल गई उसको, परमिशन मिलने के बाद वो 14 दिन के अंदर ये पता लगाएगा कि क्या प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसके लिए क्या करेगा? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि क्या कोई प्राइमा फेसी केस है, उसके बाद ही एफआईआर करेगा ऑब्वियसली। प्रोसीड विथ इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी, और जहां पर उसको लगता है कि प्राइमा फेसी केस है, जहां पर उसको ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसी केस है, कौन से केसेस में? 3 years या उससे ज्यादा में, या 7 साल से नीचे में, तो वो तुरंत के तुरंत इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रोसीड करेगा। इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रोसीड कब कर पाएगा? वो तब कर पाएगा जब एफआईआर हो गई होगी। तो पहले एफआईआर करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ। तो एक स्पेशल केस बताया गया कि कोई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें 3 साल या उससे ज्यादा का पनिशमेंट है, बट 7 साल से कम है, मतलब ग्रेविटी है ऑफेंस में, सीरियस है थोड़े से। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जनरली 3 साल से ऊपर के होते हैं, इसलिए 3 साल, 7 साल से नीचे है, मतलब बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है। तो ऐसे केसेस में पहले हम क्या ट्राई करेंगे? ये ट्राई करेंगे कि क्या प्राइमा फेसी केस बन रहा है। लेकिन आप ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कब कर पाएंगे? कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कब कंडक्ट कर पाएगा? जब वो डीएसपी या उससे ऊपर के किसी ऑफिशियल से, ऑफिसर से परमिशन लेगा। पहले परमिशन लेगा, उसके बाद में क्या करेगा? ये इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। कितने दिन के अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करनी है? 14 दिन के अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, और फिर उसके बाद में एफआईआर रजिस्टर करके प्रोसीड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के साथ। तो दिस इज द न्यूली एडेड प्रोविजन। ये प्रोविजन जो है नया जोड़ा गया। अब जैसे ही ये प्रोविजन नया जोड़ा जाता है तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। कैसे सवाल? सर अभी तो बात हुई थी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी, कहां गई वो बात? चलो वो सर बात थोड़ी सी धूमिल होते हुए दिख रही थी ललिता कुमारी में कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अकेले हो सकती है, लेकिन सर अब जब ये सबसेक्शन 3 ऐड कर दिया गया तो क्या ललिता कुमारी जजमेंट गया हाथ से? क्या उसका कोई मोल नहीं रहा? क्या वो 7 दिन की इंक्वायरी रही नहीं रही? ये सारे प्रश्न जो है हमारे जहन में उठ सकते। आ रही है बात समझ? और ये प्रश्न अगर उठ रहे हैं देन यस वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। और यही प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। These questions came for the decisions before the Honorable Apex Court, and the Supreme Court of India decided it in the case of Imran Pratapgarhi, and it is going to be the landmark judgment because
It upholds the Lalita Kumari because after enactment of subsection 3 लोगों को लगने लगा कि अब ललिता कुमारी गया. The Lalita Kumari is no longer in effect. But the Supreme Court explained नहीं, ललिता कुमारी is right at its place. और जो सबसेक्शन 3 लेकर के आ रहा है, इट इज गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा. ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेके आ रहा है, ये ललिता कुमारी को कैसे भी अफेक्ट नहीं कर रहा है. आ रही है बात समझ? कौन से केस में बोला गया? इमरान प्रतापगढ़ी में बोला गया. अब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें जो है वो मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कस करने. आई विल शेयर द जजमेंट विद यू ऑल्सो. आपके साथ में वो जजमेंट जो है वो भी शेयर कर. लेकिन कुछ बातें जो है वो मैं आपके साथ में अभी कर देता हूं, समझ में आपको आ जाएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज दैट 173 जो है इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ 173 सबसेक्शन 1. सबसे पहला प्रश्न यही आया कि भाई ऐसा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 जो है, जो सबसेक्शन 3 है वो सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन है. क्या है? सबसेक्शन 3 जो है वो सबसेक्शन 1 का क्या है? एक्सेप्शन है. कि अगर कोई केस ऐसा है जो सबसेक्शन 3 में फॉल हो रहा है तो फिर वो उस तरीके से डील करा जाएगा जैसा सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है. बट इसका मतलब ये नहीं है इट इज वायलेटिव ऑफ सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 3 जो है एक सबसेक्शन 1 के एक एक्सेप्शन के तौर पे काम कर रहा है. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड. तो सबसे पहले तो आप इस बात को लिख लीजिए. ठीक है, लिख लीजिए जरा. इमरान प्रतापगढ़ी है ना, आपके लिए नाम लिख देता. इमरान प्रतापगढ़ी जानते भी होंगे, बहुत कमेंट्स करते हैं. वैसे कांग्रेस के लीडर हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर. इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. 2025 का जजमेंट जनवरी या फरवरी में आया है. रिसेंट जजमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली जो चीज जो है वो आंसर करी इस केस के अंदर वो ये थी कि क्या जो है 173 का जो सबसेक्शन 1 है उसके अगेंस्ट जाता है सबसेक्शन 3 ना. तो सुप्रीम कोर्ट held that subsection 3 is an exception subsection 3 is an exception to subsection 1 and the object of incorporating section 173 subsection 3 is to prevent investigation of false and frivolous cases. false and frivolous मतलब तुच्छ. देखो जरा, जिनकी सजा 7 साल से कम है वो छोटे छोटे से केसेस होंगे. अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही इसके अंदर, उस पर भी मैं आता हूं. फॉल्स एंड फ्रिवलस केसेस. तो देखो जरा किस तरीके का अब दोनों प्रोविजंस सलामत रहें. वैसे कि जो स्पिरिट में देखो, अगर मैं प्लेनली पढ़ूं 1 को और 3 को तो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं. बट मैंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे 1 भी बचा रहा है 3 भी बचा रहा है. तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पर्पसिव और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो उस बात को एडिशनली लिख सकते हैं, पर्पसिव एंड हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन. Purposive and harmonious interpretation.
अच्छा, ये केस जो है इसके फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं आखिर मेन इशू क्या है यहां पे। द केस रिलेट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि क्या कोई बात जो है किसी के द्वारा जो कही गई, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19(1)(a) की बात जो है वही बताती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक सिटीजन के पास वो राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड इट इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। हर एक व्यक्ति के पास में आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, और आर्टिकल 19(2) जो है इसके लिमिटेशन की बात करता है। आर्टिकल 19(2) क्या बताता है? लिमिटेशंस, कि कब आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर लिमिटेशन जो है डाल सकते हैं। तो वेरियस लॉज हैव बीन इनेक्टेड, जैसे कि आपका 152 BNS, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप कोई बात नहीं कर सकते हैं। 296, 297, आ रही है बात समझ में? लिमिटेशंस जो है वो डाल सकते हैं। अब वेदर दीज लिमिटेशंस आर वैलिड और नॉट, आ रही है बात समझ? तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो इंक्वायरी बताई गई है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन सबसेक्शन 3, दिस इंक्वायरी इज मस्ट, दिस इंक्वायरी इज मस्ट, ये इंक्वायरी को किया जाना ही चाहिए इन केसेस विच रिलेट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज किया गया और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ दैट एन ऑफेंस इज रिकॉर्डेड कि भाई इट इज अगेंस्ट 152, इट इज अगेंस्ट 295। अरे बस, तो वहां पर ऐसे केसेस में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को किया, क्योंकि वहां पर जो सजा है वो 7 साल से कम है, और ऐसे केसेस, ये केसेस फ्रिवलेस केसेस हैं, इनमें इजीली किसी को ट्रैप किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे केसेस में ऐसी इंक्वायरी को कंडक्ट ही किया जाना चाहिए। तो दिस राइट डाउन दिस सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस जजमेंट। इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। when an allegation is of the commission of an offense covered by law referred to in clause 2 of article 19, referred to in clause 2 of article 19, comma, if subsection 3 of section 173, if subsection 3 of 173 is applicable, फिर से कॉमा लगाइए, it is always appropriate to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether a prima facie case is made out to proceed, to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether a prima facie case is made out to proceed against the accused or not. कि प्राइमा फेसी, देखो प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका जो है हम पता लगाएंगे। अब अच्छा, ये पता कब लगाएंगे आप? एफआईआर लिखने के पहले पता लगाएंगे कि एफआईआर लिखने के बाद? तो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन इन दिस
particular case, whether this preliminary inquiry has to be conducted before registration of FIR or after registration of FIR. इन केस में मैंडेटरी है, मैंने आपको बता दिया. अब ये इंक्वायरी जो है पहले करनी है कि बाद में करनी है, ठीक है. तो कोर्ट ने आंसर करा, इट इज टू बी मेड, नेक्स्ट पॉइंट पे बना के लिख लीजिए, दिस इंक्वायरी हैज टू बी मेड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. उसी में आगे लिखिएगा, if after holding preliminary inquiry, the officer comes to a conclusion that a prima facie case exists to proceed, he should immediately register an FIR and proceed to investigate. लेकिन अगर मान लीजिए उसको यह पता लगा कि नहीं, कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करेगा? तुरंत के तुरंत इस बात की जानकारी किसको देगा? इन्फॉर्मेंट को देगा. इन्फॉर्मेंट क्या करेगा? इन्फॉर्मेंट तो काफी सारी चीजें कर सकता है. वो सब सेक्शन 4 को यूटिलाइज कर सकता है, वो मैजिस्ट्रेट के पास में एप्लीकेशन लगा सकता है. आ रही है बात समझ में? वो हम प्रोसीजर को आगे पढ़ेंगे कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से क्या निकल करके आता है. वो सारे ऑप्शन उसके पास में अवेलेबल होंगे, ठीक है. तो वो बात आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा. इफ देयर इज नो प्राइमा फेसी केस मेड आउट, द इन्फॉर्मेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड. इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड. Now, the very big riddle, सबसे बड़ी पहेली है, वो अभी भी बचती है. अभी हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में जान करके आए हैं ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है. यहां पर फिर से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात आ रही है. तो एक तो जो डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि वहां पर जो बात करी गई है वो किसी भी अपराध के लिए करी गई है. यहां पर बात करी गई है वो स्पेशली उन ऑफेंसेस के लिए करी गई जहां पर 3 साल से ऊपर और 7 साल से नीचे, 3 या 3 साल से ऊपर और 7 साल से नीचे के लिए बात हो, उनके लिए सबसेक्शन 3 आ रहा है. इतनी बात तो हमें सामने से सीधे सीधे तौर पर समझ में आ रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बट The problem still lies कि वहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, क्या ये दोनों प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेम है या ये डिफरेंट है एक दूसरे से? तो I must tell you that these both preliminary inquiries are very different and they operate in very different domain. बहुत बहुत अलग है ये एक दूसरे से. कैसे अलग है? चलिए देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता. पुलिस ऑफिसर के पास में एक जानकारी आती है, एक अपराध हुआ है और वो ऑफेंस जो है मान लीजिए 5 ईयर से पनिशेबल है. तो अगर हम सबसेक्शन 3 को पढ़ें तो सबसेक्शन 3 बोलता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, प्रायर परमिशन चाहिए डीएसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी की. तो ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज अबाउट what is the purpose of this preliminary inquiry? The preliminary inquiry
इज हैविंग द पर्पस अंडर सबसेक्शन 3, मैं बात कर रहा हूं, इज हैविंग द पर्पस to ascertain whether a prima facie case is made out or not. This is the purpose of this preliminary inquiry. But the information or the purpose of preliminary inquiry in Lalita Kumari judgment was very different. The purpose there was to ascertain whether the information given to me discloses कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट। जो जानकारी पुलिस वाले को मिली, क्या उससे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का पता लग रहा है या नहीं लग रहा है? जबकि यहां पर क्या पता लगाना है? यह पता लगाना है कि प्राइमा फेसी केस क्या बन रहा है। अगर कोई केस नहीं बन रहा है तो फिर वो प्रोसीड नहीं करेगा। फ्रिवलस केसेस से बचाना है यहां पर लोगों को। आपको जो इंफॉर्मेशन मिली, हो सकता है उस इंफॉर्मेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का पता लग रहा हो। जो आपको इंफॉर्मेशन मिली, हो सकता है उस इंफॉर्मेशन के आपके पास पहुंचने से, आपको मिलने से आपको यह पता लग गया दिस इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोजिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन अगर वो ऑफेंस जो आपको पता लग रहा है वो 3 साल या उससे ऊपर है और 7 साल से नीचे का है, तब भी आप डीएसपी के पास मूव कर सकते हैं, प्रायर परमिशन लेकर के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, सो एज टू फाइंड कि क्या प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं। एक इंफॉर्मेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है पता लग जाए आपको, भाई उसने ऐसी ऐसी बात बोली और वो राष्ट्रहित के खिलाफ है। आपको पता लग गया, अरे ये तो यहां पर हो सकता है सेडिशन का चार्ज बन जाए, 152 का चार्ज बन जाए। लेकिन आप ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या प्राइमा फेसी केस, क्या उसने सही में ऐसी बातें कही थी, नहीं कही थी। प्राइमा फेसी आपको पता लगाना है, पूरे तरीके से नहीं, प्राइमा फेसी तो एटलीस्ट पता लगे। एफआईआर तो रजिस्टर करें हम जिसके बेसिस पर। तो प्राइमा फेसी केस का पता करना इज डिफरेंट फ्रॉम conducting an inquiry about any information कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। दोनों में बड़ा अंतर है। क्या दोनों का अंतर जो मैंने आपको अभी बताया, क्या ये क्लियर है आपको या नहीं है? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दोनों प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अलग है। इसलिए अगर कोई बुक आपको ऐसा बताए, हो सकता है वो बुक लिखी गई हो इस जजमेंट के पहले, इस जजमेंट, क्योंकि ये जजमेंट अभी बहुत रिसेंट जजमेंट है, फरवरी जजमेंट, मेरे समझ से फरवरी का या फिर जनवरी का जजमेंट होगा। और किताबें तो लिखना स्टार्ट हो गई होंगी जब 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ, उसके बाद से। और क्या इवन उसके पहले से भी 25 दिसंबर से लोगों ने किताबें लिखना चालू कर दिए हों। तो हो सकता है किताबों में ये कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा गया हो, क्योंकि हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज टू आंसर इट, और उन्होंने इस रिडल को सॉल्व करा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहली बात ये कि 173 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है एक दूसरे के। जो 3 है वो एक्सेप्शन है 1 का। 1 जो है वो जनरल रूल है, एक्सेप्शन है उसका 3 कि आप कंडक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मैंडेटरी कब है वो मैंने आपको बता दिया, वो जजमेंट से निकल करके आया सीधा। और फिर ललिता कुमारी से कैसे ये अलग है, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो 3 में बताई गई है वो कैसे ललिता कुमारी से अलग है, वो हमने सीखा। ठीक है, नाउ राइट डाउन अबाउट दिस ललिता कुमारी केस ऑल्सो। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं इनके बारे में आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बातें जो है 2-4 पॉइंट्स जो है लिख लेंगे ताकि आपके लिए समझ में आ जाए। एंड आई विल सेंड यू द कंप्लीट जजमेंट, है ना, आपको ग्रुप के अंदर ये कंप्लीट जजमेंट मिल जाएगा। फिर आप उसको डाउनलोड करिएगा, एक बार पढ़िएगा ज़रूर। जितना पढ़ेंगे आप उतना आप और बेहतर तरीके से समझेंगे, नए पॉइंट्स को समझेंगे आप। और एक प्रोविज़न को जब पढ़ने जाते हैं ना, लॉ के जजमेंट्स
पढ़ने में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने में आपको ये बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी. यू विल बी रीडिंग वन जजमेंट फॉर वन प्रोविजन or one topic that you want to get a clarity on. You will get a lot of things. अलग अलग आपको टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज को डील करा जाता है. पहले के जितने जजमेंट्स होंगे उनको डील करा जाएगा, बहुत सारे प्रोविजंस को रिविजिट किया जाएगा. दैट यू विल गेट टू नो वंस यू रीड अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग दोज जजमेंट्स. चलिए जरा दो चार बातें जो है आप लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा. द ऑफिसर इज empowered to make a preliminary inquiry. The officer is empowered to make a preliminary inquiry under subsection 3, under subsection 3 subsection 3 to ascertain whether a prima facie case is made out for proceeding in the matter, even if the information received, इसको अंडरलाइन करिएगा बिल्कुल, even if the information received discloses commission of any cognizable offense, commission of any cognizable so in that sense section 173 subsection 3, in that sense section 173 subsection 3 makes a departure from the decision in the case of Lalita Kumari. Lalita Kumari. Full stop. As per Lalita Kumari, a preliminary inquiry is permissible only if the information received does not disclose a cognizable offense, and indicates the necessity for an inquiry, only a limited preliminary inquiry is permissible. Only a limited inquiry is permissible.
whereas section 173 subsection 3 whereas in section 173 subsection 3 a police officer is empowered to make preliminary inquiry and section 173 subsection 3 refers explicitly to receiving information relating to commission of a cognizable offense. आ रही बात समझ में? तो ललिता कुमारी जजमेंट में केवल आपकी इंक्वायरी कहां तक लिमिटेड थी? इस बात तक लिमिटेड थी कि आप ये पता लगाएं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। उस इंफॉर्मेशन से क्या ये पता लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है? कैसे पता लगेगा? वो हो सकता है बहुत बार पुलिस ऑफिशियल्स को ये पता ना लग जाए क्रूशियल इन्फॉर्मेशन से कि भाई कोई कौन कौन से ऑफेंसेस यहाँ कमिट हुए हैं, क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो लीगल कंसल्टेंट के पास में भाई जा सकते हैं, लीगल ओपिनियन ले सकते हैं कि कौन से ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन के अंदर, है ना। तो ये पर्पस है वहां पर, जबकि यहां पर 173 के सबसेक्शन 3 में पर्पस इज वेरी डिफरेंट। यहां पर एफआईआर जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन से पता लग रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 बिल्कुल एक्सप्लिसिटली कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ ही होगा, तभी सबसेक्शन 3 में प्रोसीड करेंगे आप। सबसेक्शन 3 में प्रोसीड कब करेंगे? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, देखिए ना जरा आप, जब मैं आपको बताता हूं सबसेक्शन 3 के लिए, तो सबसे पहली कंडीशन ही वही निकल करके आती है। देखिए ना जरा, विदाउट प्रेजुडाइज टू प्रोविजंस ऑफ कंटेंट इन सबसेक्शन 175 ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब सीधी सी बात है, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कमिट हो गया है। अब वहां पर क्या प्राइमा फेसी केस वास्तविकता में बन रहा है, जो कि किसको देखना पड़ता था पहले? कॉग्निजेंस लेते समय, अभी पढ़ेंगे आगे चल के, कॉग्निजेंस लेते समय मैजिस्ट्रेट ऐसा देखता है, वैसा पुलिस ऑफिशियल को देखने के लिए, उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए बोला गया। एक टाइम भी उसके लिए बताया गया कि 14 दिन का समय आपके पास रहता है। हालांकि यहां पर इसके लिए समय नहीं है कि कितने दिन के अंदर आपको ये परमिशन ऑब्टेन करनी है। परमिशन ऑब्टेन करने के बाद भाई 14 दिन के अंदर आपको ये इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, खत्म करनी है। मेरे समझ से सारी बातें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। कोई अगर आपको डाउट लग रहा है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मुझे बता दीजिए अभी के अभी। अदरवाइज मेरे समझ से मैंने आपको सफिशिएंटली पॉसिबल चीजें बता दी। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? अरे भाई है नहीं है बताओ ना कुछ है, तो फिर उससे अच्छा क्या हो सकता है। अब मान लीजिए आप जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बताते हैं, साहब ये मेरी ग्रीवांस है, ये इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑब्वियस सी बात है हो रहा है। बट दैट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन। वो मना कर देता है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, रिफ्यूज कर देता है। Then in that case what you should do, what is the remedy that you have? या फिर जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक तो सिचुएशन सीधी समझ में आई, आप गए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास में, उसको आपने जानकारी दी, उसने मना कर दिया। दूसरी सिचुएशन देखो क्या हो सकती है, रिफ्यूजल कहां से किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूं।
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करी ललिता कुमारी वाली कि इंफॉर्मेशन आपकी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, इंफॉर्मेशन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसने कंडक्ट करी और फिर आपको बता दिया कि नहीं साहब देखो आपकी इन्फॉर्मेशन से तो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस पता ही नहीं लगता है, और उसकी आपको एक कॉपी पहुंचा दी 7 दिन के अंदर। या फिर देखो यहां पर भी सबसेक्शन 3 की बात, सबसेक्शन 3 में भी ये हो सकता है कि वो बोले कोई प्राइमा फेसी केस तो बन नहीं रहा है साहब, मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सबसेक्शन 4 का लाभ लो। क्या बोलता है सबसेक्शन 4? बड़ा आसान है। सबसेक्शन 4 बोलता है एसपी साहब हैं उनसे बड़े, आप क्या करिए, ऐसी इंफॉर्मेशन को लिखिए, लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना है, और पोस्ट से, ऐसे वैसे नहीं भेजना है, पोस्ट से भेजना है। किसके पास में? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब के पास में वो पोस्ट आएगी, वो उसको पढ़ेंगे, उनको लगता है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो आपने भेजी उससे डिस्क्लोज होता है अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर पुलिस जो एसपी साहब हैं वो खुद जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और या फिर किसी दूसरे ऑफिसर को पावर दे देंगे कि आप जो है इन्वेस्टिगेट करिए, या तो खुद करेंगे, खुद तो क्या ही करेंगे, एसपी साहब हैं, बहुत काम है उनके पास, लेकिन हो सकता है कुछ बड़ा केस हो तो खुद कर, या फिर किसी और दूसरे ऑफिसर को जो है पावर दे देंगे कि भाई जाओ और तुम इन्वेस्टिगेट करो, और ये दूसरे ऑफिसर के पास में वो सारी पावर होंगी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती हैं, वही सारी पावर जो है के पास भी होंगी। वही बात जो है आपकी सबसेक्शन 4 के अंदर करी गई है, और इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। आप बहुत आसानी बात को पढ़ लेंगे। देखिएगा जरा, एनी पर्सन एग्रीड बाय रेफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अंडर सबसेक्शन 1, वो मना कर देते हैं। मे सेंड सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, कैसे भेजना है? राइटिंग में भेजना है, बाय पोस्ट भेजना है। किसको भेजना है? एसपी साहब को भेजना है, कंसर्न एसपी साहब। ऐसा नहीं भोपाल के टीआई साहब ने मना किया, आपने सोचा कि हम तो सबसे बड़े एसपी साहब दिल्ली के एसपी साहब के पास भेजेंगे, ऐसा नहीं। कंसर्न एसपी जो है उसके इज सेटिस्फाइड दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजेस, आप एसपी साहब को लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज कर रही है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है, हुआ है। टेल ईदर इन्वेस्टिगेट द हिमसेल्फ, खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू, किसी और ऑफिसर को बोल सकते हैं जो कि उनके को सबऑर्डिनेट है। इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द संहिता, एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू द ऑफेंस, failing which such agreed person may make an application to magistrate। ठीक है, ऑफेंस सारी पावर होंगी। और अगर एसपी साहब ने भी ऐसा नहीं किया, फेलिंग विच, एसपी साहब ने भी नहीं किया, एसपी साहब को करना चाहिए था, एसपी साहब को या तो खुद इन्वेस्टिगेट करते या फिर किसी सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन में लगाते और उसके पास सारी पावर होती ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की। लेकिन अगर उन्होंने नहीं करा, फेलिंग विच, ऐसा एग्रीव्ड पर्सन एप्लीकेशन लगा सकता है मैजिस्ट्रेट के पास। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा सकता है। वो एप्लीकेशन का प्रोविजन जो है वो यही किया। एनी मैजिस्ट्रेट 175 पढ़ेंगे उसको हम। Any magistrate empowered under section 210 में after considering the application supported by affidavit, ये पहले नहीं था, प्रियंका जजमेंट से, प्रियंका श्रीवास्तव जजमेंट से तो जोड़ा गया है, सपोर्टेड बाय एफिडेविट, तो भी हम जानेंगे। आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी रिगार्ड द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन, जैसी इन्वेस्टिगेशन ऊपर दी गई है उस इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आप कहाँ करेंगे? किसके पास करेंगे? मैजिस्ट्रेट के पास करेंगे। अगर एसपी साहब नहीं करते हैं तो मैजिस्ट्रेट के पास में एप्लीकेशन लगाएंगे। वही बात सबसेक्शन 4 में भी लिखी हुई है, और उसको एप्लीकेशन कहाँ लगानी है? सेक्शन 175 के सबसेक्शन 3 में। इसको हम पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ वेरी
गुड मैनर, जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो इस पॉइंट पे लॉ की, है ना। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझ लेना, एसपी साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब भी कुछ नहीं करे, वो भी फेल कर गए, तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास में एप्लीकेशन आपको लगा देनी। मेरे समझ से इतनी बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है बताओ जरा यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट? अब एक प्रश्न है, क्या आप बोर हो रहे हैं? अगर बोर हो रहे हैं तो फिर मैं क्लास को आज से कल के लिए शिफ्ट, अदरवाइज ये टॉपिक थोड़ा सा और कॉन्टिन्यूटी में चलेगा। इट इज़ अबाउट हाफ एन आवर मोर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा और लगेगा, एंड वी विल बी डन विद दिस टॉपिक। हम कल नए प्रोविज़न को पढ़ सकते हैं, 174 पर जा सकते हैं। ये कंफर्टेबल कि आप थोड़ा और पढ़ें? अरे आप लोग का इंटरेस्ट नहीं आया दोनों लोगों का। देखो वासु बोल रहा है प्लीज टू डू नॉट, यू हैव नॉट डेवलप्ड द इंटरेस्ट इन द टॉपिक। चलिए तो फिर सब सेक्शन 4 तक की बातें जो है हमने समझ ली। अब देखिए करना हमें क्या है, अब इसके अंदर हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझने पड़ेंगे कि एक से ज़्यादा एफआईआर हो जाएं तो क्या होगा, मल्टीपल एफआईआर। फिर हमें यह भी समझना है कि एफआईआर में डिले होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, डिले इन एफआईआर। फिर हम ये भी जानेंगे कि एक एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है, एविडेंस में कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो है हम जानेंगे। और इसके अलावा एक दो और यहाँ वहाँ के कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा जीरो एफआईआर के बारे में जो चीज़ें, एक आध केस, एक एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा सा और समझ। दैट इज ऑल दैट यू विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास. So that is all for today's class. If you have any doubt,